आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक चलेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक 1 से लेकर 3 सेट तक बताया जा चुका है। और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का एक प्रश्न देखेंगे। एक पूरा सेट ही है 150 प्रश्न का, जो यहाँ पर दिखा रहा है एग्ज़ाम कब हुआ था। 23/2/2015 को संपन्न हुआ था। तो अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। तो आप इसमें अपने तैयारी को और मजबूत कीजिए। ऐसे तो अभी एग्ज़ाम डेट निकला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी जो है जारी रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अब इसका पहले वाला जो सेट है उसको इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट बना करके और उसको लोड किया जा चुका है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है गैब्रिएल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। गैब्रिएल गार्सिया किसी का नाम है। मार्केज की मृत्यु कब हुआ? 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, या नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, या फुटबॉल खिलाड़ी थे, या अंतरिक्षयान थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे? एक नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्या थे वो? नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक साहित्यकार थे। उन्हें 1982 ईस्वी में, देखिए 1982 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न है वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये महिला एकल खिताब किसने जीता था? ये जीता था ऑप्शन नंबर डी पेट्रा क्वितोवा। कौन थी ये? पेट्रा क्वितोवा। और ये कब जीता था? 2014 में। और ये कहाँ की निवासी है? ये चेक गणराज्य की एक निवासी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए प्रश्न इसका तीसरा क्या है। इसका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? तो देखिए मिस्र का काहिरा, केन्या का नैरोबी, सूडान का खार्तूम और दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का राजधानी जो है जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका का राजधानी है प्रीटोरिया, और बाकी सब जो है ठीक ठाक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड उपन्यास के लेखक हैं R.K. नारायण। इसके लेखक कौन है? R.K. नारायण। R.K. नारायण द्वारा लिखी गई और मुख्य पुस्तकें हैं जिनका नाम इस प्रकार है द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज आदि पुस्तक इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर कौन सा पुस्तक था? द गाइड। तो इसके लेखक हैं R.K. नारायण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है महानदी पर। ये कहाँ है? महानदी पर। और महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में है। महानदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और किस जिले में है? रायपुर जिले में है। महानदी की कुल लंबाई है 885 किलोमीटर। तो ये सारे प्रश्न को आप जरूर ध्यान रखिएगा। महानदी की कुल लंबाई 885 किलोमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में की जाती है? तो किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा होती है? धान की। किस फसल की? धान की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। दिनार किस देश की मुद्रा है? चीन, ईरान, इराक या इंडोनेशिया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी इराक की है। कहाँ की है? इराक की। और चीन का मुद्रा क्या है? युआन है। और ईरान का मुद्रा क्या है? रियाल है। और
इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? रुपया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिनार किसका हो गया? इराक का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए 8 का क्या है? 8 का प्रश्न है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? अभी तुरंत आया था मालगुडी डेज, तो इसके रचनाकार कौन है? आर के नारायण है। कौन है इसके रचनाकार? आर के नारायण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो महारत्न कंपनी में से कौन सी नहीं है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा नवरत्न की शुरुआत कब किया गया है? 1997 ईस्वी से किया गया है। नवरत्न की शुरुआत कब से किया गया? 1997 ईस्वी से। वर्तमान समय में नवरत्न प्राप्त यानी महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो देखिए 10 का क्या है? अच्छा, इसमें 11 जो है ये महारत्न कंपनी की संख्या है और नवरत्न कंपनी की संख्या 13 है। महारत्न की 11 और नवरत्न की 13। क्वेश्चन नंबर 10 में है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन के नाम से। किस नाम से? सुंदरबन के नाम से ये जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो आपको जैसा पता होगा इसमें कि इस चैनल पर अभी जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है उसमें केवल जीके और जीएस को ही बताया जा रहा है और इसके बाद इसमें रीजनिंग और मैथ का भी सेट आएगा, उसको अलग से हम लोग तैयार करेंगे। लेकिन अभी के लिए केवल हम लोग जीके और जीएस को देख करके और उसको समझ करके उसको याद करेंगे और इससे रिलेटेड और जो अलग से प्रश्न बनेगा उसको भी जरूर इसमें ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? यानी कौन से सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सा पुरस्कार शुरुआत किया गया है? कालिदास सम्मान पुरस्कार। तो ये कब शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है और कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना जाता है। कालिदास जो है गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इतना जानकारी आपको होना चाहिए इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो पहले का प्रश्न है, तो पूछ रहा है करेंट में कि 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ था वो भारत में कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ हुआ था? गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? बहुत इजी प्रश्न है। तो पंचतंत्र के रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में है। 14 का प्रश्न देखिए। 14 में दिया है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो अलग हुआ था कब? 1935 ईस्वी में। कब अलग हुआ था? 1935 में। बर्मा और अंग्रेज के बीच तीसरा युद्ध हुआ और अंततः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कब स्थापना हुआ था? 1916 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कब किया था? ये किया था 1905 ईस्वी में। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखिए 17 का क्या है? 17 का प्रश्न है भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? लगभग 2.5% है। कितना है? लगभग 2.5%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 में। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? यानी सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य कब बना? तो कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1975 ईस्वी में। और ये 22वां राज्य बना था। कौन है इसमें 22वां राज्य में?
सिक्किम है। तो जरूर ध्यान रखिएगा इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो देखिए 19 का क्या है। 19 का प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई, यानी किस वर्ष समझौता किया गया। तो यह किया गया था 1950 ईस्वी में। कब किया गया था ये? 1950 ईस्वी में। आपको पता होगा कि नेपाल और भारत के नागरिक को एक दूसरे देश में आने जाने की पूरी तरह से आज़ादी है, यानी इसमें यहाँ पर कोई वीज़ा पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ आना जाना सब होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो 20 का तो यहाँ पर रीजनिंग दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। अब चलते हैं, और श्रीमती एनी बेसेंट जो थी आयरलैंड की मूल निवासी थी, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। अब क्वेश्चन नंबर 22 ये रीजनिंग का है। 23, 24, 25 ये सारा प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का लिया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, इधर रीजनिंग का ही है। 37, 38 ये सब रीजनिंग का है। इधर सारा प्रश्न जो है रीजनिंग से ही लिया गया है। 50, 51, 52, 56, 57 ये सब रीजनिंग का ही प्रश्न है। देखते हैं इसमें जीके और जीएस का प्रश्न कहाँ दिया है। 73 के बाद 74 सभी रीजनिंग का ही लगातार प्रश्न है। अब आइए 84 में भी सब रीजनिंग का ही प्रश्न है। तो देखते हैं इसमें 91 में भी रीजनिंग का ही है। 94 के बाद देखिए 95, 96, 97 ये सब सारा प्रश्न जो है रीजनिंग का ही है। इधर 100 तक रीजनिंग का ही है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। 100 के बाद 101 में आइए। 101 जो है जीके जीएस का प्रश्न है। तो देखते हैं 101 में, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन ए जो है किसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सब भरपूर मात्रा में किसमें पाया जाता है? आपको पता होगा विटामिन ए जो है ऐसे गाजर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या गाजर है। तो ऑप्शन में गाजर दिया है, तो आंसर इसका कौन सा होगा? आंसर इसका ए होगा, यानी गाजर में। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? गाजर है। आपको गाजर के बारे में और जानकारी होना चाहिए कि गाजर में कैरोटीन भी पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 102 में, भारत में जंगली गधे जो हैं निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। और ये कच्छ का रण कहाँ है? ये है गुजरात में। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका द्योतक है, यानी यह संकेत जो है किसका संकेत है? यह संकेत रहता है किसका? आंधी या तूफान का। आंधी या तूफान आने वाला है, तो ऐसा स्थिति में क्या होगा? बैरोमीटर का पारा जो है अचानक से गिर जाता है। तो अचानक से गिरने के बाद हम लोग समझते हैं कि आंधी या तूफान आने की संभावना है। और इसमें एक और दो जानकारी याद रखिएगा, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना तेज होती है, यानी धीरे धीरे गिरेगा तब। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 104 में। देखिए 104 का क्या है? 104 में है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मन्नार की खाड़ी। ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जैव मंडल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है, यानी पोलियो किसके द्वारा फैलता है। तो पोलियो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। पोलियो जो फैलता है उस वायरस का नाम है पोलियोमेलाइटिस। क्या नाम है इसका? पोलियोमेलाइटिस। इस वायरस के द्वारा ये फैलता है। और 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 106 में, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है किससे? प्रशांत महासागर से। किससे जुड़ा हुआ है? प्रशांत महासागर से। अब क्वेश्चन नंबर 107 है, देखिए 107 में चलते हैं। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 108 में, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे? खरगोश से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 109 में, 109 में है, 109 का प्रश्न देखिए, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 में, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक है? कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है? सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी क्या है? ए बी सर्वव्यापक है। आपको पता होगा कि रक्त समूह ओ जो है सर्वदाता है, यानी किसी को भी ये दे सकता है। और ए बी को क्या कहा, मतलब ए बी को क्या कहा गया है? सर्वग्राहता कहा गया है। ए बी को क्या कहा गया है? सर्वग्राहता, यानी सबसे ये ले सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 111 में, तो देखिए 111 का क्या है? 111 का है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? देखिए कह रहा है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा वैसा स्रोत है जो लोहा का सर्वोत्तम स्रोत है? तो लोहा का सर्वोत्तम स्रोत कौन है इसमें? इस ऑप्शन के अनुसार सेब है। कौन है? सेब है। तो सेब लोहा का अच्छा स्रोत है इस ऑप्शन के अनुसार। चावल, गेहूं कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, आपको पता होगा। नारंगी विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और लोहा पालक, केला आदि में भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? यहाँ सेब होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, 112 में, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। लोहे की गेंद जो है पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 113 में, देखिए 113 का क्या है? 113 में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या कहलाता है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। क्या कहलाता है? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को कहते हैं कौन सा ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि। कौन ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि। तो 3 कैटेगरी है। 20 हर्ट्ज से नीचे क्या कहलाएगा? अवश्रव्य, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्या कहलाते हैं? श्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर क्या कहलाता है? प्राश्रव्य ध्वनि, जिसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो क्या है? ये प्राश्रव्य है। लेकिन यहाँ पर क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार होगा ये कहाँ से कहाँ तक है? 20 से 20,000 तक। तो क्या होगा? ये सुनने वाला है, यानी श्रव्य ध्वनि का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जिनका उपयोग हम लोग रासायनिक उर्वरक में सबसे अधिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, दही का खट्टापन निम्न में किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? यह होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 116 में। तो 116 में है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल अभी आया था। तो डेसिबल का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। किसके लिए? ध्वनि की तीव्रता के लिए। कह रहा है इसमें कि डेसिबल का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? तो किसके लिए करते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, उसका मापक है। और अलग से क्वेश्चन और आप ध्यान रखिएगा,
85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो है मानव के लिए हानिकारक माना जाता है। कितना से कितना तक? 85 से ऊपर। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि जो है मानव को सुनने के लिए हानिकारक है। भारत में मानक ध्वनि है 60 डेसिबल। कितना है? 60 डेसिबल मानक ध्वनि, यानी कोई भी कार जो है ध्वनि का इतना तक इसमें भारत में अलाउ है। कितना तक? 60 डेसिबल तक। अगर कहीं 85 डेसिबल का ध्वनि है तो मानव के कान के लिए हानिकारक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 117 में। देखिए 117 का क्या है? 117 का प्रश्न है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी परत? स्ट्रेटोस्फियर। अब आपको पता होगा कि वायुमंडल के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें सब गतिविधियां जो है संपन्न होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 में। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है? कह रहा है कि कैल्शियम की आवश्यकता जो है निम्नलिखित में किस निमित्त है, यानी किसके लिए कैल्शियम की आवश्यकता जरूरी है? तो किसके लिए जरूरी है? हड्डियों के विकास के लिए। किसके लिए? हड्डियों के विकास के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 119 में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में कौन सा घुलनशील है? ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। और विटामिन सी के अतिरिक्त विटामिन बी भी क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन सी और विटामिन बी। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई है? तो कितनी निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 महीने। कितना निर्धारित किया गया है? 3 महीने। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 121 में। देखिए 121 का प्रश्न है, कॉलम एक्स और वाई का मिलान सही करना है इसमें कि कौन किसके साथ होगा। ऑप्शन देखिए यहां पर दिया है, तो यहां पर हम लोग इसको मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए हम लोग ए में समझते हैं, ऑप्शन ए में क्या है। चौथा का मिला रहा है पहला के साथ, तो चौथा में क्या है? नर्मदा है। और ए में क्या है? अमरकंटक है। तो नर्मदा को मिला दिया किसके साथ? अमरकंटक के साथ। हो गया। अब तीसरा का है बी में, यानी ब्रह्मपुत्र का किसके साथ? सांगपो के साथ। किसके साथ? सांगपो। ये हो गया इसमें। अब गोदावरी है, तो गोदावरी का किसके साथ? नासिक के साथ। तो गोदावरी का हो गया नासिक। और एक और बच गया कृष्णा, तो कृष्णा का हो गया किसका? महाबलेश्वर के साथ। तो ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 में। तो देखिए 122 का प्रश्न क्या है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए, यानी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए संख्या 7 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में। तो देखिए 123 का क्या है? 123 में है, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, यानी किनके सहायता से ये किया जा सकता है? किया जा सकता है किसके सहायता से? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो, उनसे ये इसकी गठन किया जा सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 124 में। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। जिसमें मुखिया मतदाता नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है? सही है। ऐसा ऑप्शन नंबर ए गलत है, लेकिन इसमें इसी को चुना था कि कौन सा इसमें गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है? इसका गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 में। 125 में है, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे देना होगा? यानी जब मुखिया अपने पद से त्याग देना चाहता है, त्याग पत्र देना चाहता है, तो वह त्याग पत्र किसको देगा? तो यह त्याग पत्र किसको देगा? ये देगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। किसको देगा? जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये अपना त्याग पत्र दे सकता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 में।
भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल निरोध से संबंध कौन सा प्रावधान रखता है? तो 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन? दल बदल निरोध का वर्णन इसमें किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 127 में, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो कितने दिनों बाद माना जाएगा? 14 दिनों के बाद उसको पारित जो है माना जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 128 में, 128 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? यानी कैवा संशोधन में इसको शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 42वां संशोधन में। कब शामिल किया गया है? 42वां संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 129, 128 के बाद 129 में देखिए 129 में क्या है? 129 में है, 129 का प्रश्न देखिए यहां पर दिया है, इसमें लिख रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो किस संस्था से है? इसका संबंध है नगर पालिका से। 74वां जो संविधान संशोधन, इसका संबंध किससे है? नगर पालिका से। अब क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? यानी ऐसा करने की व्यवस्था कहाँ है? तो किसमें वर्णन है इसका? अनुसूची 1 में इसका वर्णन है किसी नया स्टेट का गठन करने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 131 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है? राज्य पार्टी इसमें से कौन सा कहलाता है? तो कौन सा राज्य पार्टी है? बहुजन समाज पार्टी क्या है? एक राज्य पार्टी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। 132 का प्रश्न है, प्रथम लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष उसके कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 133 में, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो कहाँ नहीं है? पश्चिम बंगाल में नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 134 में, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की यहाँ कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ 16। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 135 है, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? तो बिहार की अनुमानित आबादी कितना है? लगभग 10 करोड़ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में। देखिए 136 का क्या है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? तो कि निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है लगभग 1/3। कितना होना चाहिए? लगभग 1/3 होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 137 में, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बहुत आसान प्रश्न है। कितने जिले हैं यहाँ? 38 जिले हैं। कितने जिले हैं? 38। और इसमें इससे जुड़ी हुई जानकारी थोड़ा और ले लीजिए कि बिहार में जिलों की संख्या तो हो गया 38 और इसमें कुल 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं बिहार में? 9 प्रमंडल हैं और 101 अनुमंडल हैं। कितना अनुमंडल है? 101। और 534 क्या है? प्रखंड हैं। प्रखंडों की संख्या 534 है। और बिहार में अभी तक 17 नगर निगम है। नगर निगम की संख्या कितना है? 17 है। चलिए एक बार फिर से मिला लेते हैं। इसमें है कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड और 17 नगर निगम। ठीक है, इसे जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करता है। तो डुरांड रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा बनाता है? तो किसके बीच बनाता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरांड रेखा। जैसा आपको पता होगा कि मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है और रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। उसी प्रकार से डुरांड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित किया गया है।
मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था भारत और चीन के बीच, लेकिन चीन इसको अपनी सीमा नहीं मानता है। डुरांड रेखा कब निर्धारित किया गया? डुरांड रेखा निर्धारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा ही 1893 ईस्वी में। कब किया गया? 1893 ईस्वी में, जो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर तैयार करता है, यानी बॉर्डर बनाता है। कौन सा रेखा? डुरांड रेखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 में। देखिए 139 का क्या है? 139 का प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो फीफा विश्व कप जो 2014 का हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और ये कब हुआ था? 12 जून से लेकर के 13 जुलाई तक ये संपन्न हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2014 का। अब 140 में है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है, यानी ब्लड कैंसर का दूसरा नाम और क्या है? दूसरा नाम इसका क्या है? ल्यूकेमिया। क्या है? ल्यूकेमिया। किसका नाम है? ब्लड कैंसर का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 141 में। तो 141 का प्रश्न है, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, यानी प्रेषित किया गया था। तो श्रीहरिकोटा जो है भारत के किस राज्य में अवस्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। कौन सा जगह का नाम बता रहा है? श्रीहरिकोटा, जहाँ से ज़्यादातर क्या होता है, जो भारत का जो यान है उसको प्रेषित किया था, यानी वहाँ से इसको छोड़ा जाता है, अंतरिक्ष यान को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 142 में, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। देखिए कहाँ से नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से गुजरती है। म्यांमार से ही नहीं गुजरती है, म्यांमार ही इसका सही है। बाकी चीन से भी गुजरती है, भारत से भी गुजरती है और बांग्लादेश से भी गुजरती है। तो म्यांमार से ये नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि पूछ रहा था यहाँ नहीं गुजरने वाला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 143 में, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो साइना नेहवाल तीरंदाजी से नहीं जुड़ी है, टेनिस से भी नहीं, ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। कौन? साइना नेहवाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 144 में, किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? कटक में नहीं है, रायपुर में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा स्टेडियम? किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर में है। आपको और स्टेडियम का जानकारी होना चाहिए। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। बारामती स्टेडियम कटक में है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ये मुख्य रूप से स्टेडियम का नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 146 में, शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। तो मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृच्छकटिकम का मतलब बताना है इसमें क्या होता है। तो मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसका अर्थ है ये? मृच्छकटिकम का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 147 में। 147 का प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी जो है किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो किस प्रदेश का ये है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और आपको नृत्य याद रखना चाहिए अलग से भी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथकली और मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का है। तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लिखित नहीं है। तो गोदान है, गबन है, लेकिन गोरा जो है उनके द्वारा लिखित नहीं है। रंगभूमि भी है। तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि गोरा जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। गोरा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है जिसका नाम है गोरा। गोदान जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, उसमें किसान की कहानी है गोदान में। और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की श्रेष्ठतम कृति है, यानी सबसे ऊंची कृति, यानी सबसे अच्छी कृति किसको माना गया है? गोदान को माना गया है, जिसमें किसान का चर्चा किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 149 में। 149 का प्रश्न है, 2 प्रश्न इसमें और बच रहा है। अब वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार किन्हें मिलना है, यानी किसको दिया जाएगा?
तो ये किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा SR तेंदुलकर को और CN राव को। किसको दिया गया, CNR राव को और SR तेंदुलकर को 2014 का भारत रत्न पुरस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में, जो आज का लास्ट प्रश्न होगा। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन से गैस का रिसाव वास्तव में हुआ था? तो किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो देखिए ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन इसको घुमा करके पूछ रहा है, जिससे ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आंसर तो वही होगा। आपको पता होगा कि 1984 में भोपाल में गैस कांड के नाम से जाना था ये। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। तो इसमें पूछ रहा है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है, एक फिल्म का नाम है भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। तो यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था भोपाल में कांड, गैस कांड। तो उसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसका अगला सेट देखेंगे, और ये सेट कंप्लीट होने से पहले या कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन बैंक में जितना मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है वो सारे प्रश्न को हम लोग एक बार देखेंगे, है ना, और नया प्रश्न को ही बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी के वीडियो में हम लोग केवल जीके और जीएस को ही देख रहे हैं, जीके और जीएस। लेकिन अगले वीडियो में हम लोग मैथ और रीजनिंग को जरूर देखेंगे। जो इसका अतिरिक्त वीडियो होगा उसमें मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न सोल्व किया जाएगा। तो आज का प्रश्न बस इतना ही समाप्त हो गया। तो अगला वीडियो इसी का आएगा, आप वेट कीजिएगा उसका, और तब तक आप इसको रिवीजन भी करते रहिएगा, और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगला वीडियो तक के लिए बाय।